चैनल हारू ज्योमेटिक्स। हमने जो अपने लेक्चर्स में इस यूनिट में कवर कर लिया है वो कर लिया है इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर, और अब हम कवर करेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद अर्थ। तो हमने जो पढ़ा है अब तक वो पढ़ा है, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, दूसरा स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा है, और तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी है अभी इसमें वो हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा है। तो हमारे पास इसमें इंटरेक्शन विद अर्थ देखा जाएगा तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन के बारे में कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी लाइट या रे आ रही है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस टकरा के जो है वापस जाती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, या फिर हमारे पास सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है लेकिन इसके पार नहीं होती और ना ये एब्जॉर्ब होती है, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है उस ऑब्जेक्ट से, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं जब वो किसी ऑब्जेक्ट से लेके दूसरी डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। तो व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ मीडियम that is atmosphere encounters a surface leading to a second medium, earth's surface, part of the incident light is returned to the first medium from which it came. This phenomenon is called reflection। क्योंकि जब सन से रेडिएशंस आती हैं तो सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर से क्रॉस करती है और फिर नीचे जो अर्थ होती है अर्थ से वापस, ये मान लो फर्स्ट मीडियम है और ये हमारे पास अर्थ जो है सेकंड मीडियम है, तो ये वापस रे जो है फर्स्ट मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन इन विच द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो मतलब कि अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट्स या जो भी आते हैं वो रे जो है उससे पार नहीं हो सकती, ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ना हमारे पास वो एब्जॉर्ब होती हैं, वो हमारे पास वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। वो उसके करेक्टरिस्टिक पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक होता है उस पर डिपेंड करता है। रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड एज इट स्ट्राइक्स एज अ सरफेस एज शोन इन द फिगर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट सिंस अबाउट ए थर्ड ऑफ द एनर्जीज फ्रॉम द सन इज रिफ्लेक्टेड। मतलब कि 1/3 मीन्स 1/3 जो होती है कम से कम वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है और बाकी जो एब्जॉर्ब हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, ट्रांसमिशन हो जाती है। लेकिन 1/3 जो अमाउंट होता है, जो 1/3 अमाउंट होता है वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो एक एग्जांपल दे रखा है, इंसिडेंट रे आई, यहाँ से रे आ रही है और ये मान लो नॉर्मल है तो यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है, ये फर्स्ट मीडियम में वापस जा रही है, ये सेकंड मीडियम अर्थ को मान लो, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये जिस एंगल से आती है ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। एन इलस्ट्रेशन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें देखोगे को यू कैन सी इन्वर्टेड इमेज। तो देखो इसकी जो आर की है, ई की है, जितने भी वर्ड्स हैं इसमें हमारे पास उनकी रिफ्लेक्टेड बैक इमेज आप देख रहे होंगे, नीचे मिरर है या फिर जो भी एक सरफेस है जिसके ऊपर हमारे पास इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। और मान लो ये ग्लास है, ग्लास की भी आप देखोगे कोई भी ऑब्जेक्ट है यार मिरर के पास आता है, मतलब कि ये मिरर की करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है और हमारे पास ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक पर भी डिपेंड करता है। यू आर एबल टू सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द शाइनी फ्लोर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल है और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है। Let us recall the laws of reflection here. As you know, the first law of reflection states that if the reflecting surface is very smooth, the reflection of light that occurs is called specular or regular reflection. इसका मतलब क्या है कि सेम टू सेम इमेज, डिस्टॉर्टेड हमारे पास इमेज नहीं मिलेगी, हमारे पास सेम टू सेम इमेज मिलेगी, डिस्टॉर्टेड नहीं मिलेगी अगर हमारे पास सरफेस बहुत स्मूथ है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। एंड द अदर लॉज आर the laws of reflection are given below. The incident ray, the reflected ray and the normal of the reflection surface at the point of incidence lie in the same plane. This plane is called the plane of incidence. तो हमारे पास जो एक रे आ रही है इसी
प्लेन में हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड बैक होगी। ये नहीं कि हमारे पास जैसे अगर 3D डायग्राम में देखा जाए तो अगर ये हमारे पास वाई डायरेक्शन में आ रही है, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन में, तो ये भी वर्टिकल में ही होगी। मीन्स हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में या फिर वो अंदर की साइड जो एक और जेड डायरेक्शन उसमें नहीं जाएगी, सेम प्लेन में रहेगी हमारे पास। तो ये फर्स्ट लॉ है हमारे पास। फिर हमारे पास है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स टू द सेम नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास सेकंड लॉ क्या कहता है कि थीटा आई इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। तो जिस एंगल से वो आ रही है नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है रे, उसी एंगल के साथ ही हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होगी इस सरफेस से। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे एब्जॉर्प्टेंस क्या होता था कि जो एब्जॉर्प्शन का होता था, जैसे एब्जॉर्प्टेंस होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन रेडिएशन अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन, वैसे हमारे पास रिफ्लेक्टेंस होता है रिफ्लेक्टेंस रेडिएशन अपॉन में इंसिडेंट रेडिएशन मीन्स टोटल एनर्जी, कि जो भी टोटल रेडिएशंस गिर रही हैं उसकी जो एनर्जी है अपॉन में जितनी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं उनकी एनर्जी, इसके रेशियो को हम रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू रिफ्लेक्ट एनर्जी इज मेजर्ड एज द रिफ्लेक्टेंस एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन। Reflectance is the ratio of reflected energy to the incident radiation and hence is a measure of how much radiation is reflected off a surface। तो हम इसको एक रेशियो जो है टोटल एनर्जी है तो हमारे पास 1 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इसकी जो वैल्यू रेंजेज होती है वो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। अगर कोई सी भी मतलब किसी भी सरफेस से अगर कोई सी भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है, सारी एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग या फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू जाएगी 0% आएगी। वैल्यू ऑफ 0 मीन्स द 0% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड अप टू द सरफेस एंड द वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट दैट 100% ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड। तो इसके जो हमारे सिलेबस में जैसे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है वैसे स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये हमारे पास रेशियो होता है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द इंसिडेंट एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। तो जहाँ पे स्पेक्ट्रल वर्ड आ जाए वहाँ पे मतलब कि वेवलेंथ से रिलेटेड बात होगी हमारे पास। तो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उसमें हम ये मेजर करते हैं। वेरियस मटेरियल्स ऑफ द अर्थ सरफेस हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर और टोन इन ए photographic image of an image. Trees appear green because they reflect more of the green wavelength. तो हमारी आइज तक जो पहुंचती है वो ग्रीन वेवलेंथ पहुंचती है ट्रीज से, तो वो ट्री जो है हमारे पास ग्रीन कलर के दिखते हैं। द वैल्यूज ऑफ द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एवरेज ओवर डिफरेंट वेल डिफाइंड वेवलेंथ इंटरवल्स कंप्राइज द स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और फीचर्स बाई विच दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो हमारे पास स्पेक्ट्रल का मतलब है वेवलेंथ, और जो वेवलेंथ हमारी आइज तक पहुँच रही है वो हमारे पास उस कलर के वो ऑब्जेक्ट दिखने लग जाता है। तो ये जो हमारे पास एक तो कलर बताता है स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, और कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो है जनरली डिफरेंट वेवलेंथ रेंज पे देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है। द वैल्यूज ऑफ द spectral reflectance of object averaged over different well-defined wavelength intervals comprise the spectral signature of object। तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर जो अगली यूनिट है वो इससे रिलेटेड ही है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है हमारे पास पूरी की पूरी, और जो हमारे पास गेट के सिलेबस में भी है टॉपिक में, रिमोट सेंसिंग के टॉपिक में। बाई विच दे कैन बी डिस्टिंग टू ऑब्टेन द नेसेसरी ग्राउंड ट्रूथ फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी द स्पेक्ट्रल करेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस नेचुरल ऑब्जेक्ट हैव बीन एक्सटेंसिवली मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड। तो हम जैसे कि सैटेलाइट से रिमोट सेंसिंग से वेजिटेशन देखते हैं या फिर रॉक्स के करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से पता हो जाता है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे सेंसर तक पहुंच रही है। तो उसका सिग्निफिकेंस स्पेक्ट्रल सिग्नेचर से हम निकाल सकते हैं। द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ, इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट वेवलेंथ फॉर ए गिवन टेरेन फीचर। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई टेरेन फीचर ले लिया, तो हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो है वो डिपेंडेंट होता है वेवलेंथ पे, कि वेवलेंथ रेंज जो है कुछ
मान लो कि दो हमने ले लिया, एक सॉइल ले ली हमने और एक हमने वेजिटेशन ले ली। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वेवलेंथ रेंज हमारे पास सॉइल रिफ्लेक्ट बैक कर रही है वो वेजिटेशन भी करे। तो ये टेरेन और ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है और साथ के साथ ये वेवलेंथ रेंज पर भी डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टेंस जो होता है हमारे पास। द रिफ्लेक्टेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ सरफेस फीचर्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस विच इज़ गिवन बाई, ये फार्मूला दे रखा है हमारे पास। रिफ्लेक्टेंस का क्या है, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो होता है वो हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या रिफ्लेक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर वेवलेंथ इज़ द एनर्जी मीन्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपॉन में इंसिडेंट अपॉन द ऑब्जेक्ट। तो जितनी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है अपॉन में जितनी इंसिडेंट उसके ऊपर इंसिडेंट रहा है, तो उसके रेशियो को हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहते हैं। मीन्स वही है जो हमने रिफ्लेक्टेंस देखा है उसी का ही स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर हम मेजर करते हैं तो वो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कहलाता है। The spectral reflectance is dependent on a wavelength. It has different value at different wavelength for a given terrain feature. The reflectance characteristic of the surface feature are expressed by the spectral reflectance. हमने यहाँ पे एक कर्व बना रखा है जो कि हमारे पूरे सिलेबस में गेट के में। द प्लॉट बिटवीन स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस एंड वेवलेंथ, ये क्या है हमारे पास वेवलेंथ है और ये हमारे पास स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस है। तो इन दोनों के प्लॉट को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं। दिस वेरीज विद द वेरिएशन इन द केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल कंडीशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इन सब को डिपेंड करता है कि एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के करेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है और साथ के साथ हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फीचर्स पे भी डिपेंड करता है। तो जो इन दोनों के अगर प्लॉट करते हैं कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और किस ऑब्जेक्ट से हो रही है, तो उसको हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व कहते हैं। द स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न आर एवरेज टू गेट ए जनरलाइज फॉर्म विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न फॉर द ऑब्जेक्ट कंसर्न। तो हमारे सिलेबस में स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस टॉपिक है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, थर्ड यूनिट में हम इसके स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन, सॉइल और वाटर के बारे में, और जो भी मिनरल्स हैं हमारे पास उन सब का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या बनता है या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व क्या बनता है वो उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर इज ए टर्म यूज फॉर यूनिक स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स पैटर्न विच इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ए टेरेन फीचर। फिगर शोज ए सेट ऑफ टिपिकल रिफ्लेक्टेंस कर्व्स फॉर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ अर्थ सरफेस फीचर। मान लो एक वेजिटेशन लिया हमने, सॉइल ली जो ग्रे, ब्राउन और ब्लूमी सॉइल है, और हमने एक वाटर लिया। तो हमने एक वेजिटेशन ली, दूसरा हमने सॉइल लिया और तीसरा हमने वाटर लिया। तो इन तीनों का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व बनाया। इसका मतलब क्या है कि हमने सेंसर लिए जो डिफरेंट रेंज ऑफ वेवलेंथ को सेंस करते हैं। तो वेजिटेशन से मेज़र किया, सॉइल से मेज़र किया कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ रिफ्लेक्ट बैक होकर सेंसर तक पहुंच रही है और वाटर से कौन सी पहुंच रही है। तो देखेंगे अगर हम इस डायग्राम में देखो, हमारे पास 0.4 से स्टार्ट होता है हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में देखेंगे जनरली जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वाटर तक का, बस इस रेंज ऑफ वेवलेंथ तक का हमारे पास डायग्राम बन रहा है। ये हमारे पास क्लियर लेक वाटर और ये टर्बिड लेक वाटर है। सॉरी, ये क्लियर वाला है और ये टर्बिड वाला है, बाहर वाला। तो टर्बिड वाटर से हमारे पास थोड़ी ज़्यादा रेंज ऑफ वेवलेंथ तक रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, लेकिन हमारे पास क्लियर वाटर तक देखा जाएगा तो विजुअल स्पेक्ट्रम वाली ही बस रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। उसके बाद की जितनी भी इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, ये सब हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाती हैं वाटर के थ्रू। तो 95% जनरली ट्रांसमिशन हो जाता है वेवलेंथ का या फिर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और सिर्फ 5% जनरली मैंने पढ़ा है कि वाटर जो है रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशंस को। और मोस्टली क्या मैक्सिमम जो पार्ट है वो हमारे पास विजुअल स्पेक्ट्रम का होता है जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। बाकी सारा एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर हम बाकी चीज़ें देखें, जैसे सॉइल का देख रहे हैं, तो सॉइल का ये करेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इसका परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस जो है वो इस वेवलेंथ का इतना परसेंटेज रिफ्लेक्टेंस है, जनरली 30% या 25%। हमारे पास जो 0.5 से नीचे की वेवलेंथ है, जो 0.5 की रेंज की वेवलेंथ है, वो हमारे पास इस जो वेट सॉइल है
वेट सॉइल से हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो ही नहीं रही है, या तो वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर ट्रांसमिट हो रही है। तो ये एक स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ड्राई सॉइल सबसे ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट बैक करती है वो इस रेंज ऑफ वेवलेंथ पे करती है, 1.8 माइक्रोमीटर पे। तो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहलाता है कि कौन सी रेंज ऑफ वेवलेंथ कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, उसका रिफ्लेक्टेंस का और वेवलेंथ का डायग्राम बना देना, उसको हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है। इसके आगे का जो थर्ड यूनिट है उसके बारे में हम स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व पढ़ेंगे। वेजिटेशन का भी देखें तो जनरली ग्रीन वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए हमारे पास जो वेजिटेशन होती है वो ग्रीन कलर की दिखती है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है ग्रीन साइड से, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेंस कर्व है वेजिटेशन के लिए। द स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज थ्री मेन अर्थ सरफेस फीचर्स आर डिस्कस्ड बिलो। नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन साइजेज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटी, डेट इज रफनेस और स्मूथनेस। जैसे कि अगर प्लेन स्मूथ है हमारे पास और मिरर है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेंस देगा, लेकिन हमारे पास इससे पता चलता है कि सरफेस की इरेगुलरिटीज़ पे भी रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। विद रेस्पेक्ट टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कंसिडर, इफ द सरफेस इज स्मूथ इन कंपैरिजन टू द वेवलेंथ देन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन अकर। स्पेकुलर का मतलब है कि एंगल जो होता है वो सेम होता है और इंसिडेंट एनर्जी भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक होती है। इन स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज रीडायरेक्टेड इन ए सिंगल डायरेक्शन। तो जनरली देखा गया है कि जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में सारी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो स्पेकुलर का मतलब है कि मोस्ट इंटेंसिटी कह सकते हैं हम, कि इंटेंसिटी जो है एक डायरेक्शन में इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ज़्यादा मिलती है, उसको हम स्पेकुलर कहते हैं। फॉर सच रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस आता है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उस रे का, तो उसको हम ये स्पेकुलर के हमारे पास फीचर्स हैं। स्पेकुलर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक तो सबसे पहले है कि इस एक डायरेक्शन में जो है ज़्यादा वो मिलेगी, इंसिडेंट रेडिएशन का रिफ्लेक्शन मिलेगा एक ही डायरेक्शन में, और दूसरी बात है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कैन अकर विद द सरफेसेस सच ए स्मूथ मेटल एंड काम वाटर बॉडी। तो जब लेक होती है जो काम होती है, जो ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं होता उसमें, तो एक उससे हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन देख सकते हैं और स्मूथ मेटल से भी देख सकते हैं। अगर सरफेस रिलेटिवली रफ है वेवलेंथ से तो वो हमारे पास एनर्जी को स्कैटर कर देता है, इज स्कैटर्ड मोर और लेस इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो स्पेकुलर मान लो कोई लेक है, उससे अगर आ रहा है तो रिफ्लेक्श बैक होकर हमारे पास जाएगा, एक ही डायरेक्शन में इंसिडेंट एनर्जी ज़्यादा जा रही है तो वो हमारे पास स्पेकुलर कहलाएगा। लेकिन हमारे पास ये स्मूथ सरफेस में दिखेगा हमें। लेकिन अगर हमारे पास स्मूथ सरफेस नहीं है, जनरली मान लो कोई रफ सरफेस है, तो उसके बाद वो एक डायरेक्शन में नहीं, फिर वो सभी डायरेक्शन में हमारे पास रिफ्लेक्शन को मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उस इंसिडेंट एनर्जी को, तो उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इनके एक डायग्राम देखेंगे हम अभी आगे जाके। सो विच एवर एंगल वी ऑब्जर्व फ्रॉम ए परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर वुड हैव इक्वल ब्राइटनेस इन ऑल द डायरेक्शंस। तो डिफ्यूज का मतलब है कि डिफ्यूज हो जाना, ब्रेक हो जाना। यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी फिर हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका, तो हमें हर डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर मिल रहा है और इक्वल ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमें हर एक डायरेक्शन में इक्वल इंसिडेंट एनर्जी देखने के लिए मिलती है। इट इज़ लार्जली बाय डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दैट वी सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। यूनिफॉर्म ग्रास सरफेस इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स। तो हमारे पास ग्रास सरफेस है, कहीं पे हम पार्क में बैठे हुए हैं जहाँ पे अच्छे से घास है, तो वहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा। हमारी आँखें पे ज़्यादा रोशनी गिरती है क्योंकि इक्वल डायरेक्शन में हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है वो इक्वली होता है हमारे पास उस रे का। परफेक्टली डिफ्यूज रिफ्लेक्टर्स आर कॉल्ड लैम्बर्शियन surface. Since the concept of perfectly diffuse reflecting surface is derived from the work of J.S. Lambert, तो लैम्बर्शियन सरफेस कहलाता है। जैसे ग्रास हो गया, वहाँ पर लैम्बर्शियन
सरफेस कहलाएगा हमारे पास, जो इक्वली डिफ्यूज कर रहा है हमारे पास, परफेक्टली डिफ्यूज कर रहा है। He observed that the perceived brightness of a perfectly diffused surface does not change with the angle of view. This behavior of light is known as Lambert's cosine rule. तो ये इसके कहने का मतलब है कि मान लो हम कहीं पे पार्क में बैठे हैं, ग्रास पे है, तो ये मान लो एक कोई भी ग्रास है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी आई, यहाँ पे हमारे पास कोई रे गिरी, तो फिर ये हमारे पास ग्रास जो है हर एक डायरेक्शन में इक्वली रिफ्लेक्ट करेगी। तो हम चाहे यहाँ पर बैठे हों, फिर यहाँ पर बैठे हों, या कहीं पर भी बैठे हों, तो इक्वली जब हमारे पास परफेक्टली डिफ्यूज हो रहा है तो ब्राइटनेस हर तरफ इक्वली मिलेगी। ये हमारे पास लंबर्ट्स ने बोला, तो उसको हम लंबर्ट्स कोसाइन रूल कहेंगे कि हम कहीं पर भी बैठे होंगे, एंगल ऑफ व्यू से चेंज नहीं होता है, हमारे पास इक्वल ब्राइटनेस देखने के लिए मिलती है, तो उसको हम लंबर्शियन सरफेस कहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट two laws of reflection are obeyed in specular reflection. They do not hold in case of irregular or diffuse reflection. Much of the reflection of solar radiation takes place from the top of clouds and other materials in the atmosphere, and hence a significant amount of this energy is redirected back to the space. तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। मान लो कि हम तो अब तक एग्जांपल जो ले रहे थे अर्थ सरफेस का ले रहे थे कि अर्थ सरफेस पे आएगी फिर रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उससे भी इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और वापस स्पेस में चली जाती हैं। तो ये एग्जांपल्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग सरफेसेस। पहले हमारे पास परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर है, जिस इंसिडेंट एनर्जी से थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर हो जाएगा, इस केस में रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई। दूसरा हमारे पास नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर, तो मतलब कि यहाँ पे इंसिडेंट एनर्जी जो है, जो रे का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है और बाकी जो है स्मॉल है, तो इसको भी हम नियर परफेक्टली कह देते हैं, नियर परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर हो गया। लेकिन हमारे पास एक डायरेक्शन में कम है और एक डायरेक्शन में ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हम नियर परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर कहेंगे। और अगर हमारे पास हर एक केस में, मतलब हर एक ऑल डायरेक्शन में जो है, इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में अगर इक्वली परफेक्टली डिफ्यूज हो रहा है, मतलब कि इंटेंसिटी जो है रे की इक्वली दिख रही है, इक्वल ब्राइटनेस दिख रही है हमारे पास हर एक डायरेक्शन से, तो वो लंबर्शियन सरफेस कहलाता है और परफेक्ट डिफ्यूज रिफ्लेक्टर कहलाता है हमारे पास। टू हैव ट्रू रिफ्लेक्शन, अ रियल डिसकंटिन्यूटी इन द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। द स्पेशल स्केल ऑफ डिसकंटिन्यूटी कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन मस्ट ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट फॉर ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस। द एनर्जी रिफ्लेक्ट्स ऑफ एट एन इंटरफेस एट द सेम एंगल at which it initially strikes the surface. Of all the interactions in the reflective region, surface reflections are the most useful and revealing in remote sensing applications. तो ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो ये लंबर्शियन था और परफेक्टली स्पेकुलर रिफ्लेक्टर था, कि इसके अंदर जो होता है वो हमारे पास एक तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर होता है और एक ही डायरेक्शन में जो होती है, एक ही डायरेक्शन में देखिए, इसके अलावा और कहीं इंसिडेंट एनर्जी या फिर जो रेडिएशन है वो कहीं और जा ही नहीं रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है हमारे पास, तो वो परफेक्ट स्पेकुलर रिफ्लेक्टर हो गया। अब हमारे पास लास्ट इसका जो बचा है वो है हमारे पास जो अर्थ के साथ इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो हमारे पास ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या सरफेस है उससे पार हो जाना, मीन्स ना तो वो एब्जॉर्ब करता है ना वो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो अपने आसपास मतलब आर पार जाने देता है, तो वो जिस डायरेक्शन से रे आती है उसी डायरेक्शन में वो चला जाता है। When electromagnetic radiation is incident on Earth's surface, part of the energy gets scattered from the surface, which is known as surface scattering, and a part of energy gets transmitted into the medium. तो हमारे पास कुछ तो एनर्जी, कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है, वाटर है या फिर अर्थ सरफेस है, कुछ तो एनर्जी स्कैटर हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ जो हमारे पास उससे अंदर की साइड आ जाती है उस ऑब्जेक्ट के, तो इसका मतलब वो ट्रांसमिट हो जाती है। In homogeneous material, the radiation is simply transmitted, but in non-homogeneous materials, the transmitted radiation gets further. यहाँ पर non-homogeneous आएगा, non-homogeneous, but in non-homogeneous materials, the transmitted radiation gets further scattered, which is known as volume scattering. The signal received by sensors is a combination of both the process, that is surface and volume scattering. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक होमोजीनियस है, मतलब कि मटेरियल जो है उसका वो
होमोजीनियस है, सेम मेटल का बना हुआ है, तो रेडिएशन सिंपली ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन अगर नॉन होमोजीनियस है तो जब इंसिडेंट एनर्जी अंदर जाती है तो ये वापस स्कैटर हो जाती है, तो उसको हम वॉल्यूम स्कैटरिंग कहते हैं। कि उसके अंदर जाके सरफेस और जो पार्ट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, नॉन होमोजीनियस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये वॉल्यूम स्कैटरिंग कहलाता है, स्कैटरिंग अकर हो जाती है उसके अंदर। ट्रांसमिशन ऑफ रेडिएशन अकर व्हेन द रेडिएशन पासेस थ्रू ए सब्सटेंस विदाउट सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन बताया कि इंसिडेंट जो इंटेंसिटी होती है अगर उसमें लॉस हो जाता है, इंटेंसिटी में लॉस होता है या फिर इंटेंसिटी जो है रेडिएशन की कम हो जाती है तो उसको एटेन्यूएशन कहते हैं। तो अगर एटेन्यूएशन ना हो, सिग्निफिकेंट एटेन्यूएशन, ज़्यादा लॉस ना हो उसकी एनर्जी का, और वो रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट से पास हो जाती है तो उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए मीडियम टू ट्रांसमिट एनर्जी मेजर्ड एट द ट्रांसमिटेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड इंसिडेंट रेडिएशन। तो जितनी भी टोटल एनर्जी है, इंसिडेंट रेडिएशन, और उसको अगर ट्रांसमिटेड रेडिएशन से डिवाइड कर दें, मीन्स ट्रांसमिटेड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन का जो रेशियो कहलाता है उसे हम ट्रांसमिटेंस कहते हैं। जैसे एब्जॉर्प्टेंस होता है, रिफ्लेक्टेंस होता है, वैसे ही ट्रांसमिटेंस होता है कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन। अब जैसे कि हमारे पास एक ट्रांसमिटेड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से कोई भी इंसिडेंट रे है और वो पार हो जा रही है, ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना स्कैटर हो रही है, तो वो, और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारे पास वापस एनर्जी आ ही नहीं रही है। तो हमारे पास जैसे कि ये एनर्जी जो वापस आ ही नहीं रही है, जो भी हमारे पास एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है वो सीधी की सीधी पार होती जा रही है, तो वो हमारे पास किसी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ की हमारी आईज या सेंसर तक जो रेडिएशन है वो पहुंच ही नहीं रही है, तो वो हमारे पास उसको वो नहीं कर पाएगा, उसके शेप साइज को तो कर लेगा लेकिन उसका कलर नहीं बता पाएगा क्योंकि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस मिल ही नहीं रहा है उसका, तो वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट दिखता है। एन इलस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जैसे कोई ग्लास है, एग्जांपल लिया हमने ट्रांसमिशन का, कोई ग्लास अगर हम, वो ट्रांसपेरेंट क्यों दिखता है, क्योंकि उसके जो भी रेडिएशंस होती हैं, जितनी भी रेंज ऑफ वेवलेंथ होती हैं वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं उसके थ्रू, पास हो जाती हैं उसके थ्रू, तो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आइज़ तक पहुंचती नहीं है, तो ग्लास हमारे पास ट्रांसपेरेंट दिखता है। द ट्रांसपेरेंट ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू द इट, हैंस यू आर एबल टू सी द जूस इनसाइड। ट्रांसलेशन, फ्रस्टेड ग्लास स्कैटर्स द light that pass through it, hence you are not able to clearly see the object inside। तो मतलब कि अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे हम कोई भी जूस पी रहे हैं किसी भी गिलास के अंदर, अगर हम कोई भी जूस पी रहे हैं तो उसके अंदर का जूस इसलिए दिख जाता है कि जो बाहर का मीडियम है, जैसे कि ग्लास हो गया, वो हमारे पास सारी की सारी इंसिडेंट रेडिएशन को, जो भी इसके ऊपर गिरती हैं रेडिएशन, वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं, पास हो जाती हैं उसके थ्रू, और फिर जो अंदर जो जूस होता है वो उससे जो भी कलर होता है, जैसे अगर हम गाजर का जूस पीते हैं तो लाल दिखता है क्योंकि जो गाजर का जूस का जो रेडिएशन वापस जो आता है रिफ्लेक्ट होकर वो रेड कलर का आता है, लेकिन जो ग्लास के थ्रू आता है वो हमारे पास सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाती हैं, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। कुछ ग्लासेज ऐसे भी होते हैं जो ट्रैवल्स, जो रेज होती हैं उसको पार नहीं होने देते, स्कैटर कर देते हैं सारी की सारी लाइट्स को, तो वो हमारे पास अंदर क्या चीज़ है उस गिलास की वो हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि स्कैटरिंग का एक डायग्राम दे रखा है, इसमें ट्रांसमिशन ने परसेंटेज में जैसे रिफ्लेक्टेंस देखा था वैसे ही ट्रांसमिटेंस का कर्व है। इलस्ट्रेशन शोइंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर डिफरेंट गैसेज। तो वेवलेंथ जो है हमारे पास, उसका ट्रांसमिशन के साथ जो डायग्राम है वो है कि जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं कुछ तो, और जो बची हुई है वो हमारे पास सारी ट्रांसमिट हो जाती है। तो उसी का एग्जांपल है कि माइक्रोन्स में कि इस रेंज ऑफ वेवलेंथ तक जो है यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाती है, और बची हुई जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल से जो गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर वाटर वेपर इफेक्टिव होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेंज ऑफ वेवलेंथ है, और हमारे पास ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, कितने परसेंटेज में हो रहा है, ये डायग्राम में के थ्रू दिखा रखा है। जैसे रिफ्लेक्टेंस है वैसे उसका
ट्रांसमिटेंस भी सेम ले सकते हैं हम। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास हैं रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, रेडिएंट फ्लक्स क्या होता है, रेडिएंट इंटेंसिटी। तो ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। और थर्ड यूनिट में हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कर्व्स देखेंगे, डिफरेंट थिंग्स का, 4 चीज़ों का देखेंगे। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस कर्व या फिर जिसे हम स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। तो हम ये वाले लेक्चर में सिर्फ यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।